पहला क्वेश्चन है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन शॉर्ट NTCA, is organizing an art exhibition titled Silent Conversation from Margins to the Center in collaboration with, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संकला फाउंडेशन, ऑप्शन बी संत कला फाउंडेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो रिसेंटली दोस्तों NTCA मींस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने संकला फाउंडेशन के साथ, मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, संकला फाउंडेशन के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है और उसका नाम क्या है, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज NTCA, इट्स ईयर ऑफ फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मैं आगे अभी पढ़ाती हूँ आपको। NTCA was established in the year 2006, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये ईयर याद होना चाहिए क्योंकि ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट के क्वेश्चंस देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया लॉन्च्ड इन 1973। मीन्स ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, इंडिया का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट टाइगर, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया 1973, और ये टाइगर है स्पेसिफिक। तो आप इतना याद रखो कि ये टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना दोस्तों, कि ऐसा देखा गया था कि जो टाइगर का रेट है, मतलब या फिर नंबर हम बोले, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। सपोज अभी 100 है, फिर अगर देखें तो वो 90 हो गया, 80 हो गया। तो ये जो नंबर डिक्रीज हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए कि और डिक्रीज ना हो बल्कि इंक्रीज हो, 100 से 101 हो, ठीक है, 140 हो, मतलब इंक्रीज हो, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए। ठीक है, जहां पे भी टाइगर पाए जाते हैं वहां पे टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए, ताकि टाइगर्स का जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रिजर्व किया जा सके, उसको भी मतलब मेंटेन किया जा सके, ताकि जो इनका नंबर है वो डिक्रीज ना हो बल्कि और अच्छा वो फ्लरिश करे और ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करे, ताकि उनका और नंबर बढ़े। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो चलिए पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द बंगाल टाइगर, देन टू रिस्टोर इट्स हैबिटेट so as to reverse the animals alarming decline in the previous decades। जैसा मैंने बताया कि इनके नंबर कम हो रहे थे, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, कि वो नंबर डिक्रीज ना हो, बढ़े बल्कि। The project focuses on the selection and preservation of areas which are specially managed to conserve the tiger population and their associated ecosystems। ये भी अभी मैंने आपको बताया। Over the years, the number of tiger reserves has increased. Okay, and there are now 54 reserves across the country. How many tiger reserves are there in India? There are total 54 tiger reserves in India. So this number is to be learned. आपको ये याद होना चाहिए, is to be remembered particularly, कि कितने नंबर हैं टाइगर रिजर्व्स। तो 54 हैं। An essential aspect of Project Tiger is involving local communities in conservation efforts by providing livelihood opportunities and reducing human-wildlife conflicts। See, Project Tiger के लिए, मतलब टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करना, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, ठीक है, जो कि मेंस के और मतलब हो सकता है कि इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज काजिंग 2023 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, आपके ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर अफगानिस्तान। काज इंड मीन्स
उस इनिशियल जो है कंट्री जिसके साथ इंडिया ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, उसका इनिशियल क्या है? काज। काज मीन्स कजाकिस्तान। IND फॉर इंडिया। ठीक है, तो किसके साथ ये इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट करती है? वो है कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, एंड कजाकिस्तान क्या है? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको कि जो कजाकिस्तान है, आप यहाँ पे देखो, ये है मैप। ठीक है, ये है कजाकिस्तान, ये है इसकी कैपिटल अस्ताना। क्या है कैपिटल कजाकिस्तान की? अस्ताना। अगर आप देखो तो यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है केजी तोकाएव। कौन है? केजे सॉरी के जे तोकायेव। ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर है अलीखन इस्माइलोव। ठीक है, अलीखन इस्माइलोव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड हिगाशी ऑटिज्म स्कूल इन न्यू दिल्ली? आपके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, हिगाशी ऑटिज्म स्कूल। हिगाशी, इससे इस नेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है जापान। ठीक है, ये मतलब जो ये हिगाशी ऑटिज्म स्कूल है, ये कौन रन करता है? तो वो करता है हिगाशी ऑटिज्म ट्रस्ट, जो कि जापान का है। ठीक है, और इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, और किसने किया है? वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको जब भी इनके बारे में न्यूज आती है, इनके आर्टिकल्स, इनका नंबर, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लेना। लेकिन आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि विच आर्टिकल डील्स विद द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर आप कोशिश करना कि अभी कमेंट करके बता दो। ठीक है, अभी तुरंत कमेंट करके बता दो, बहुत अच्छा होगा। दैट मीन्स कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हो, और अगर ये सुन रहे हो दैट मीन्स आपकी लक्ष्मीकांत की भी प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ पॉलिटी की। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ के लिए? ये है क्वेश्चन। आई होप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सी, ये है साइंस ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, क्या है? साइंस ऑफ ऑटिज्म। कि अगर अब साइंस क्या हम बोले तो अगर इन शॉर्ट सिम्टम्स भी हम बोल सकते हैं, कि अगर कोई बच्चा जो है इससे डील कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑटिस्टिक है, उसको ऑटिज्म मतलब डिसऑर्डर है? तो पहले ये इश्यूज विद कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि ये जो बच्चे हैं वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं जल्दी किसी से। ठीक है, हिस्टेरिक्स, ये अपने में ही रहते हैं। अवर्जन टू टचिंग मीन्स इनको टचिंग पसंद नहीं बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं लाउड नॉइजेस के। ठीक है, ये देखो ये कैसे चलते हैं। ठीक है, इग्नोरिंग द डेंजर, इनको समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब इनके लिए डेंजर है क्या नहीं है, इसलिए इग्नोरिंग द डेंजर। अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, जब इनको अकेले रहना पसंद है, इनको टचिंग नहीं पसंद है, कम्युनिकेशन नहीं पसंद है, तो इनको आई कॉन्टेक्ट भी किसी के साथ करना अच्छा नहीं लगता है। प्रिफर टू प्ले अलोन, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनको अकेलापन अच्छा लगता है। डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, मतलब कि जैसे बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी अर्ली एज पे ही हो जाती है। किसी किसी बच्चे की विद इन अ ईयर होती है, किसी किसी की 2 to 3 years में होती है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, सपोज अगर ये 3 years या 4 years में भी अगर बोल रहे हैं, जो कि आजकल बहुत बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे भी अगर साइंस वो शो कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। What number of medals have been won by India in Asian Para Games 2023? और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हांगजो में। ठीक है, HANGZHOU। ठीक है, हैंगजो जो कि चाइना में है। ठीक है, अभी ये कंक्लूड हुआ है,
और इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया ने कितने मेडल्स वन किए हैं अभी तक, मतलब कितने जीते हैं। आपके ऑप्शन है 110, 111, 112 या फिर 113। तो दोस्तों इंडिया ने टोटल 111 मेडल्स जीते हैं और इतने नंबर्स के साथ मेडल्स के इंडिया 5th पोजीशन पे है। ठीक है, कंक्लूड हो गया, 5th पोजीशन पे इंडिया आई है। पहले पे कौन है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीता है? तो वो है चाइना, देन ईरान, देन जापान, देन कोरिया। और 111 में से टोटल कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं? तो वो है ये टोटल नंबर 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं एंड 51 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, ये है टोटल नंबर 111 का। Who has chaired the first joint meet of Science and Technology Clusters held in Jodhpur? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अजय कुमार सूद जी, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑप्शन सी अमित शाह जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपको तो इमेज देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, ये हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन? प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वो है ऑप्शन ए, अजय कुमार सूद जी, जो कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने चेयर किया है फर्स्ट जॉइंट मीट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, जो कि जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में कहा? आईआईटी जोधपुर में। ठीक है, इसको इन्होंने चेयर किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Which state government has signed rupees 4,600 crore of memorandum of understandings with 18 companies from various sectors? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन जिसके सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जहां पे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, अभी मैं उसका नाम भी बताऊंगी, अगर आपको पता है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। वो है ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको कि बनाया गया था इन द ईयर 1936। In which year it was formed? It was formed in the year 1936 and its previous name was Heli National Park. कौन सा नाम था इनका? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली was his founder, so on his name its name was there, हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में ही वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग मीन्स विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच प्रयाग कौन से स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंच प्रयाग जो है वो उत्तराखंड स्टेट में है। ठीक है, और ये है उनका सीक्वेंस। ठीक है, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ अगर हम बोले तो। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर या साउथ से नॉर्थ बोले तो रिवर्स हो जाएगा। चलिए ऊपर से हम देखते हैं, ये हो गया विष्णु प्रयाग, देन इधर हो जाएगा नंद प्रयाग, देन कर्ण प्रयाग, देन रुद्र प्रयाग एंड देन देव प्रयाग। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग एंड विष्णु प्रयाग। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स टू होल्ड अग्निवीर वायु कैंप्स इन स्कूल ऑफ, आपके ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि दे विल होल्ड अग्निवीर वायु कैंप्स इन द स्कूल ऑफ बिहार। सो बिहार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी। ठीक है, और रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया था। जुडिशियल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस को बिहार गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी। ये सारे इसके रिसेंट न्यूज है। 10% रिजर्वेशन जुडिशियल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस को कौन प्रोवाइड करेगा? कौन सा स्टेट? तो है बिहार स्टेट।
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंशियंट हिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो भी बिहार में ही है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। इसको फॉर्म किसने किया था, इसको बनाया किसने था, तो वो है कुमारगुप्त ने। ठीक है, किसने बनाया था इसे, कुमारगुप्त ने। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो वो है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, जिसको कि आपकी पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया है कि बख्तियार खिलजी कौन था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला फैक्ट है, चाइना चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट वू जोनयू हु हेल्प्ड ड्राइव द एंटी कोविड फाइट डाइज एट द एज 60। मींस चाइना के जो चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या है, वू जोनयू। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने चाइना में कोविड को कर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, और उनकी अभी डेथ हो गई है और वो 60 ईयर्स के थे। ठीक है, कितने ईयर्स के थे, 60 ईयर्स के, बहुत ही कम एज है ये। देन आरवान स्वैन टू टेक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर डीजीपी इन शॉर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी कौन बनाए गए हैं, तो वो हैं आर स्वैन जी। कौन, आर स्वैन जी। ठीक है, राइस प्रोडक्शन टू डिप 3.7% ड्यू टू अनइवन मॉनसून एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, से अभी खारिफ क्रॉप्स का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सी अभी मैंने आपको वीट क्रॉप्स के बारे में पूरा बताया था कि वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पल्सेस हो गई। ठीक है, ये सारे जो हैं ये राबी क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये नाम पूछा जाता है कि कौन सा क्रॉप खारिफ है, कौन सा राबी है, कौन सा ज़ैद है। और राबी क्रॉप्स को ही विंटर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है, और खारिफ क्रॉप्स का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, जहां पे पाया गया है कि जो राइस का प्रोडक्शन है वो 3.7% जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिप हो जाएगा ड्यू टू अनइवन मॉनसून। ठीक है, देन फ्रेंड्स स्टार मैथ्यू पेरी पासेस अवे। ठीक है, जिसने भी फ्रेंड सीरीज देखी होगी, जिन्होंने शैंडलर का रोल प्ले किया हुआ था, उनका नाम था मैथ्यू पेरी। उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है एंड ही वाज आल्सो वेरी यंग। India abstains on United Nations General Assembly resolution calling for humanitarian truce in Israel-Hamas conflict. Means कि यूएनजीए के रिसोल्यूशन में इंडिया ने एब्सटेन किया है, यानी कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, ये वनडे एग्जामिनेशन अगर कोई एग्जाम देता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज यूएनजीए, ये है हमारे लिए। तो अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फुल फॉर्म, यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज 1945। कौन से ईयर में इसको बनाया गया था, इन द ईयर 1945। टोटल मेंबर्स 193। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, यूएस। इट इज ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी कभी इसको पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, किसको, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये सारे अगर हम बोले तो इसके फंक्शन हैं। ठीक है, ये इन सब चीज़ों को परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें ये रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, कौन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और यूएनजीए के 78th प्रेसिडेंट यानी कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है डेनिस फ्रांसिस। कौन, डेनिस फ्रांसिस जी। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यूनाइटेड नेशन की जो भी बॉडी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज न्यूज़ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली था तो मैंने इसके बारे में बता दिया, उसी तरह मैंने आपको यूनेस्को के भी बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और भी जो भी इनकी बॉडी मतलब न्यूज़ में रहती है, मैंने उसके बारे में पूरी डिटेलिंग दी हुई है,
क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर, 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर, 1 नवंबर टू 7 नवंबर, या फिर 1 नवंबर टू 6 नवंबर। तो दोस्तों जिस तरह की आप ये इमेज देखिए, ध्यान से देखिए, इसी में आपका आंसर जो है वो हिडन है। ठीक है, ये देखो आप डेट 30 अक्टूबर से 5 नवंबर मींस 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर के बीच में विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये पूरा सेलिब्रेट किया जा रहा है। मींस ये जो पूरा वीक है उसको क्या नाम दिया गया है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? तो देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द थीम स्पेशली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, तो पहले है इसका थीम हम देखते हैं, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ठीक है, या फिर हम हिंदी में बोले भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सीवीसी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको स्लाइड प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपका पूरा एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत का। ठीक है, तो इसके साथ आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन 1964। कब इसको सेटअप किया गया था? इन द ईयर 1964। और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे? क्योंकि कमेटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के संथनम टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। सी, करप्शन को रोकने के लिए सीवीसी बनाई गई थी। और किसने ये रिकमेंडेशन दिया था सीवीसी को बनाने को? तो वो थी कमिटी जिसके हेड थे श्री के संथनम जी। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। संथनम कमिटी है जिसके रिकमेंडेशन पे सीवीसी को बनाया गया था। It is an apex body having a complete independence and autonomy in its functions. ठीक है, मीन्स इसमें कोई भी इसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोई भी जो है हिंड्रेंस नहीं पैदा कर सकता है। ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह अपना काम करती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीच में बैरियर की तरह इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस। ठीक है, मतलब कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रीलिम्स का बहुत बड़ा फैक्ट है। स्टैट्यूटरी बॉडी प्लस के संथनम कमिटी। ओके, थ्रू एक्ट ऑफ सीवीसी एक्ट 2003। इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स A to Z जो भी पॉइंट्स है ना 1 to 9 सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। रटना है आपको, लिटरली रटना है आपको। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? सो देयर आर टोटल 3 members, not more than 3. One central vigilance commissioner, in short CVC, and not more than 2 vigilance commissioner. मीन्स एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे जिसको कि हम चेयरमैन भी कहते हैं सीवीसी का। ठीक है, चेयरमैन या चेयरपर्सन वो एक होंगे। बाकी जो 2 मेंबर्स होंगे वो विजिलेंस कमिश्नर होंगे। या तो वो 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंट करते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 members कमिटी। 3 मेंबर की एक कमिटी बनाई जाती है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करती है कि आपको किसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाना है या फिर विजिलेंस कमिश्नर बनाना है। ठीक है, तो वो मेंबर कौन कौन से हैं? पहले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और तीसरे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये 3 member कमिटी है जो कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देती है। किसको देती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। टेन्योर क्या है? 4 years और 65 years ऑफ एज। ठीक है, ये मैं आपको इसका फंडा पहले भी बता चुकी हूँ, हर बार बताई हूँ, इस बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। रिमूवल क्या होता है, इनका प्रोसेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं और इनका बेसिस क्या होता है रिमूवल का? इनका बेसिस होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है,
तो ये है पूरा एक चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत का, ठीक है, जो कि हमने टोटल 9 पॉइंट्स में कवर कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Who has addressed 76th session of WHO Regional Committee for South East Asia? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपको तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है अगर आप ये इमेज देख ले रहे हैं तो, ठीक है। ये है कौन? ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, ठीक है। इन्होंने 76 सेशन ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया इसको एड्रेस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है डॉक्टर टेड्रोस अधनम, टेड्रस या फिर टेड्रोस अधनम, ADHANOM, ठीक है। ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has inaugurated the first global conference on cooperation in enforcement matters in New Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास जी, डॉक्टर एस जयशंकर जी, निर्मला सीतारमन जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो रिसेंटली दोस्तों ये देखिए फर्स्ट है, जहां पे भी फर्स्ट लास्ट या इंडिया की रैंक होती है मैं ऑल टाइम आपको बताती हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स क्वेश्चंस, ओके। तो जहां पे भी फर्स्ट आ जाए आपको याद रखना है। तो ये जो फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स मीन्स यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्टअप करने की बात बोली जा रही है, ठीक है। तो इसको किसने इनॉग्रेट किया? इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसका बट ऑब्वियस होगा आंसर फिनेंस मिनिस्टर या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। यहाँ पे है शी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड फेज 4 ऑफ ऑपरेशन सेशा टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सेंटर्स, ठीक है। ऑपरेशन शेषा क्या है? टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सेंटर्स। इसका फेज 4 जो है वो भी निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed by WHO on its TB advisory group? TB means tuberculosis, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये आप जरूर याद रखना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ओके। और इसको अभी WHO ने एडवाइजरी ग्रुप में किसको ऐड किया है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ISB प्रोफेसर सारंग दियो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टीबी एडवाइजरी ग्रुप पे कौन आया है? वो है ISB प्रोफेसर सारंग देव जी, ठीक है। उसके अलावा अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान NSP जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये चलाया हुआ है फॉर 2017 to 2025 for the elimination of tuberculosis from India by 2025. Very very important fact कि इंडिया से टीबी को कब रिमूव करना है, बाय विच ईयर? तो बाय ईयर 2025, 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त बना देना है, ठीक है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया है 2017 to 2025, ओके। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू फिनटेक यूनिकॉर्न डेटा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस है 3rd, 4th, 5th या 6th। चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप सोच के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मतलब होता है ना यार कि तुम अगर पढ़ा रहे हो, सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, वो पढ़ रहा है, वो कमेंट कर रहा है, तो अच्छा लगता है और फिर पढ़ाने का मन होता है। चलिए बहुत हो गया, 5 सेकंड का टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सोच के बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर।
सी सबसे बड़ा हिंट तो आपको इस बॉक्स में ही है, ठीक है, कि फर्स्ट रैंक किसको मिली है, यूएसए को। सेकंड रैंक पे कौन है, वो है यूके। तो इसका मतलब है कि इंडिया इज ऑन थर्ड पोजीशन, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक है, थर्ड, किसमें, फिनटेक यूनिकॉर्न डेटा में, ठीक है। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यूनिकॉर्न मीन्स स्टार्टअप कंपनी विथ अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन, ठीक है, हाउ मच, विथ अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन, ठीक है। जो भी कंपनी है जिसका की वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो जाता है वो यूनिकॉर्न में शामिल हो जाती हैं, ठीक है, वो यूनिकॉर्न कहलाती हैं। और इसमें इंडिया की रैंक थर्ड है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ पे हैं, तो वो हैं यूएसए में, कितने हैं, 134 यूनिकॉर्न्स हैं। यूके में कितने हैं, 27 यूनिकॉर्न्स हैं। एंड इंडिया में कितने हैं, तो इंडिया में है 17 unicorns. How many unicorns are there in India? 17 in total. Okay. So these are all very, very important facts for your prelims exam. Which is the first country in fintech unicorn data? So it's USA. What is the rank of India? It's third. And how many unicorns are there in India? 17. How many unicorns are there in USA? It's 134. Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has inaugurated International Workshop on Food Loss and Waste Prevention in South Asian Region in New Delhi? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी, निर्मला सीतारमन जी, या फिर शोभा करंदलाजे। तो आपको क्या लगता है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ये इमेज आप देखिए, आपको इनका आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। ये कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन, शोभा करंदलाजे जी, ठीक है। और इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो आईकार। आईकार मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकार। एंड थूनेन इंस्टीट्यूट, ये जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फॉरेनर्स भी हैं ये लोग, तो ये कहाँ के हैं, ये लोग जर्मनी के हैं, तो थूनेन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलके ये वर्कशॉप जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। यहाँ पे ना बोला गया है कि फूड वेस्ट इज अ क्राइम, ठीक है। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हर किसी को पता है, ठीक है, कि फूड वेस्ट इज अ क्राइम, बट स्टिल बहुत से लोग जो है इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। किसी किसी को एक दाना नहीं मिलता है मतलब फूड ग्रेन का, और कोई कोई अपना पूरा खाना फेंक देता है कि उसको भूख नहीं लगी है। सो इट्स एन आयरनी ओनली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कम टू द प्रैक्टिकलिटी। साउथ एशिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ फूड, ठीक है। South Asia is a major producer as well as consumer of food, and it is our moral responsibility as well as economic necessity to reduce the food loss and waste. ये बात बोली गई है इस वर्कशॉप में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने लिख भी दिया, ओके। चल अब आगे बढ़ते हैं। Which country has shown a record low fertility rate recently? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। तो दोस्तों अभी ये जो डेटा है जिस कंट्री का रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। और वो कंट्री कौन सी है, वो है इटली, ठीक है। क्या है, इटली, ओके। यहाँ पे आप देखो 2022 में इसका फर्टिलिटी रेट कितना था, ये था 1.26, एंड 2023 में ये फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होके हो गया है 1.22, ठीक है। और रीजंस क्या है, मतलब कि ये जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है। देखिए वन ऑफ द रीजन है कि वहां पे जो एवरेज पाया गया है कि फीमेल जो है वो कौन सी एज पे कंसीव करती हैं, एवरेज है उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, वो है अप्रोक्स 31.5, मीन्स 31 to 32 ईयर्स की जो फीमेल होती हैं ये लोग इस एज पे जाके कंसीव करते हैं, ठीक है। मीन्स
बेबी को बर्थ देते हैं। उसके अलावा बहुत से और भी रीज़न है, जिस तरह की वहाँ पे जो चाइल्ड केयर है वो बहुत ही महंगा है, प्लस फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 41.5%, ठीक है, जो फीमेल हैं जो बच्चों को बर्थ देती हैं वो अनमैरिड हैं। ठीक है, वो अनमैरिड हैं, दैट मीन्स कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सी अगर फैमिली हो, अगर वो मैरिड होती हैं, ये प्लस पॉइंट है, इसको आप मतलब ये मत लेना कि मैं क्या नेगेटिव बोल रही हूँ, मतलब जो लोग मैरिड नहीं उनके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो मैरिड है उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बच्चों की केयर कर सकते हैं, इसलिए मतलब कि अगर एक बच्चा है तो दूसरी प्लानिंग कर सकते हैं दूसरे बच्चे के लिए। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, देखा गया है कि 41.5% जो फीमेल है वो अनमैरिड हैं, तो वो केयर नहीं कर सकती हैं एक से ज़्यादा बच्चों के, इसलिए मतलब बहुत ही कम यहाँ का फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, उसके अलावा और भी रीजंस हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। चलिए अब हम मैप में देखते हैं। ये आप देखो, ये है इटली और ये है रोम, इसकी कैपिटल। ठीक है, इटली की क्या है कैपिटल, रोम है। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ठीक है, अभी G20 हुआ था इंडिया में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में थी, इनकी बहुत ही ज़्यादा वीडियोस लोग मतलब मीम भी बना रहे थे, हालांकि वो गलत था। तो ये है जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी जी। ठीक है, ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी आपको रोम बताया है ना, तो आपको इससे याद आना चाहिए कि रोम इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक दो बता दे रही हूँ। जिस तरह रोम किसका हेडक्वार्टर है, पहले तो है FAO। FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा WFP मीन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर रोम है। देन IFAD मीन्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर रोम है। ठीक है, तो ये रहा इटली, रोम, इन सब से रिलेटेड न्यूज, फैक्ट्स इन फैक्ट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। इसमें सबसे पहला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड द 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलीड साइंसेज एसोसिएशन इन श्रीनगर। ठीक है, सी ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो JNK PSC में भी पूछे जा सकते हैं मोस्टली, क्योंकि ये स्टेट PSC या फिर वन डे एग्जामिनेशन वाली जो चीज़ें होती है वो मैं फैक्ट्स में आपको पढ़ाती हूँ। कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी फैक्ट्स में हो जाती हैं। बट यही है कि श्रीनगर में 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलीड साइंसेस एसोसिएशन की, उसको इनॉग्रेट किया है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स। ये जो है सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ये कहाँ का है? ये है फ्रांस का। ठीक है, ये आप याद रखना, क्योंकि ये कंपनी का भी पूछा जाता है कि दिस कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री, सो दिस कंपनी बिलोंग्स टू फ्रांस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स हैव inked a memorandum of understanding aimed at advancing ring forging manufacturing for commercial engines। ठीक है, मीन्स अगर इन शॉर्ट हम बोले तो कॉमर्शियल इंजन्स को और एडवांस बनाने के लिए HAL एंड सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है। नेक्स्ट है हमारा very very important for CDS and NDA candidates especially. It's important for everyone but very very important for these two candidates. Okay, the launch of DSC A21, the second ship of 5 diving support craft project built by Titagarh Rail Systems Limited, Kolkata for Indian Navy, was undertaken at Titagarh, Kolkata onto Hooghly River. ठीक है,
या आप रीड कर लो। पहले तो मैं 5 सेकंड दे रही हूँ आपको बस ये स्टेटमेंट रीड करने को। जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में करे, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में करे। तो ये है दोस्तों ये इमेज, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st October। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? ये है गुजरात में, ठीक है। और रिवर पूछ लेगा कि कौन से रिवर की बैंक पे है ये, तो है रिवर नर्मदा, ठीक है। रिवर नर्मदा, गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है। और 31st अक्टूबर को इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? इन ईयर 2014, ठीक है। कौन से ईयर में? 2014 में। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज यानी कि 31st अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन है उसका आज कल्मिनेटिंग डेट है, यानी कि एंडिंग डेट है, ठीक है। तो उसी पे ये जो है ये इमेज आई है जहाँ पे है कि पीएम मोदी या फिर पीएम नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन्स अमृत कलश यात्रा, ठीक है। मतलब इस कैंपेन का जो अमृत कलश यात्रा है, अमृत कलश यात्रा मीन्स इंडिया के हर एक कोने से, ठीक है, हर एक कोने से, सपोज दिस इट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट प्लस सेंट्रल इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो इंडिया के हर एक कोने से, हर विलेज से, हर ब्लॉक से, ठीक है। ये आप कलश देख रहे हो, इसमें ना मिट्टी जो है वो इकट्ठी की गई है। वो सारी मतलब हर एक जगह की जो मिट्टी है वो कहाँ लाई गई है? वो लाई गई है दिल्ली में, ठीक है। इनॉग्रेट द अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो मिट्टी लाई गई है ना ये कलश में हर एक जगह से, इसको ब्लेंड किया जाएगा। मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्थ की मिट्टी है साउथ की, नहीं, ये पूरी इंडिया की मिट्टी है। दैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, ठीक है, ब्लेंड किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे वीर्स हैं जिन्होंने नेशन को बचाने में मतलब अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस की, उनको जो है सल्यूट दिया जाएगा, उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये कैंपेन चलाया गया था। अब होगा क्या कि अमृत वाटिका में ये जो कलश है इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल लॉन्च मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म फॉर यूथ, ओके। What is the percentage increase of road accidents in India according to the report published by Ministry of Road Transport and Highways? See, recently अभी Ministry of Road Transport and Highways ने एक रिपोर्ट रिलीज की है एंड ये एनुअल रिपोर्ट है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022। कौन से ईयर की ये रिपोर्ट आई है? अभी पब्लिश हुई है अबाउट 2022, इस ईयर की पब्लिश की है, ठीक है। और उसमें बताया गया है कि कितने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितनी टोटल डेथ्स हुई हैं, कितनी टोटल इंजरीज हुई हैं इन द ईयर 2022, ठीक है। तो अब ये इसमें हम देखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इन द ईयर 2022 वो कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, यानी कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 में ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। और कितने परसेंट ज्यादा हैं वो क्वेश्चन है। ऑप्शन हम देखते हैं 12%, 11%, 11.9% या फिर 12.9%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11.9%, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट अ टोटल ऑफ 4,61,000 approximately road accidents have been reported, okay, and total deaths are approximately 1,68,491 and total injuries are 4,43,366, ठीक है। यह है टोटल डेटा।
This marks an increase of 11.9% in accidents. Okay, एक्सीडेंट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 11.9% का इंक्रीमेंट हुआ है. ओके, फैटेलिटीज में कितना इंक्रीमेंट है? 9.4% का. एंड इंजरीज कितनी हुई? फैटेलिटीज मीन्स डेथ. ठीक है, इंजरीज कितनी इंक्रीज हुई है? वो है 15.3%. ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी 2021 के कंपैरिजन में ये बात हो रही है. ठीक है, आप ये रिपोर्ट याद रखिएगा. रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, कोई भी ईयर, जिस भी ईयर की पब्लिश हो रही है, सपोज ये 2022 की पब्लिश हुई है तो ये ईयर 2022 है. 2021 की हुई थी तो उसका ईयर 2021 था विद द नेम रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021. ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है. ये एनुअल रिपोर्ट है, मीन्स हर ईयर इसको रिलीज किया जाता है. और कौन सी मिनिस्ट्री इसको करती है रिलीज? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. ओके, और हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? तो वो है नितिन गडकरी जी. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Who has inaugurated and laid foundation stone for 26 national highway projects worth rupees 17,500 crore in Guwahati, Assam? ठीक है, मीन्स अभी रिसेंटली गुवाहाटी असम में 26 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स का मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. वो किसने रखा है? आपके ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी. So guys, as you can see this image, here you can find our minister. He is none other than option A नितिन गडकरी जी. ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया है और इतने प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है. कहाँ पे रखा है? असम में. ठीक है, अब असम में रखा है तो असम के सीएम कौन है? तो वह हिमंता बिस्वा शर्मा जी. हिमंता बिस्वा शर्मा जी. कैपिटल क्या है असम की? वो है दिसपुर. ठीक है, बहुत फेमस है गुवाहाटी, बट कैपिटल है दिसपुर. और अभी रिसेंटली असम के चोकवा राइस, जिसको कि मैजिक राइस भी कहा जाता है, उसको जीआई टैग मिला है. और असम में ही प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जो है उनको बैन कर दिया गया है. ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. ठीक है, इट्स लोकेटेड इन असम. विच नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क. ओके, और इसकी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर कौन बनी है? वो है सोनाली घोष जी. कौन? सोनाली घोष जी. और ये आप जरूर याद रखना कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो. ठीक है, इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो एंड इट हैज बीन गिवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. ठीक है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Who will organize G20 feeder thematic workshops from November 1, 2023 to November 9, 2023? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नीति आयोग या फिर नन ऑफ द अबव. तो जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, वो है नीति आयोग. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ठीक है, नीति आयोग इसका मतलब ऑर्गेनाइज करेगा और ये टोटल 10 वर्कशॉप्स होंगे. कितने होंगे टोटल? टोटल 10 वर्कशॉप्स होंगे. ठीक है, अच्छा, नीति आयोग को फॉर्म कब किया गया था? ये आपको जरूर पता होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को. कल 1 जनवरी 2015 विद द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट. ठीक है, क्या था विजन? मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट. ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो वो है इस टाइम सुमन बेरी जी. कौन है इस टाइम? सुमन बेरी जी. ठीक है, नीति आयोग तो हम बोल रहे हैं. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस नीति? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, अच्छा, अब ये G20 फीडर थीमेटिक वर्कशॉप्स, इनको ऑर्गेनाइज क्यों किया जाएगा?
ये इसका एम है, इसको भी मैंने ब्रैकेट में रखा है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। विद द एम टू बोस्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। जिस तरह आपको पता है कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है अभी साइन हुआ था कब, G20 का, जिसकी की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास थी, ठीक है इनफैक्ट जब तक कि ये 2023 खत्म नहीं हो जाता। तो इस बार की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, इंडिया के पास है। तो जब ये न्यू दिल्ली में हुआ था तो वहाँ पे न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था, ठीक है। नीति आयोग विल बी ऑर्गेनाइजिंग फीडर थीमेटिक वर्कशॉप्स ऑन वेरिड थीम्स विच वर डिस्कस्ड इन द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ठीक है। मीन्स जिन थीम्स के बारे में G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में बात की गई थी, नीति आयोग जो है ये वर्कशॉप रखेगी ताकि उन पे डिस्कशन हो सके, उन थीम्स पे डिस्कशन हो सके और उसको और बोस्टर किया जाए और बूस्टअप किया जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Which country has decided to waive visas for Taiwan and India to boost tourism? आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, जापान, रशिया, यूक्रेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, ओके। थाईलैंड की क्या है कैपिटल, बैंकॉक। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं श्रेथा थैविसिन। कौन है, श्रेथा, SRETTHA, श्रेथा थैविसिन, THAVISIN, ठीक है। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ओके। और रिसेंटली थाईलैंड ने क्या किया है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ताइवान और इंडिया का जो वीजाज होता है उसको वेव कर दिया जाएगा ताकि थाईलैंड में टूरिज्म को बूस्टअप किया जाए, टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ। सी, ये आप देख रहे हो थाईलैंड है, ठीक है। इसी की कैपिटल है बैंकॉक। और ये क्या है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है। सी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइलेटरल हाईवे इन तीनों कंट्रीज का कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा। सो सी, मोरे जो है फ्रॉम, वैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं मोरे टू मै सॉट, यहाँ तक है ये, ठीक है। मोरे तामू जो कि इंडिया में है, यहाँ से होते हुए मांडले, नेपीतो म्यांमार जाएगा, फिर वहां से बागो जाएगा, फिर म्यांमार से ये थाईलैंड में एंट्री लेगा मै सॉट में। कहाँ पे, मै सॉट में, ओके। मोरे टू मै सॉट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ओके। और इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, तो वो है एक्सरसाइज मैत्री। कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैत्री एंड इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है। इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है। अभी रिसेंटली ये इंडो थाई कॉर्पेट 2023 की ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो ये हुई थी अंडमान सी में, ठीक है। कहाँ, अंडमान सी में, ओके दोस्तों। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। Norway has taken significant initiative to fund India's hunger project and help strengthen women leaders to protect the environment and promote food security in, आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इफ इट्स नॉट करेक्ट देन ऑल्सो यू शुड आंसर, ओके। चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सी, जरूरी नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर पता ही हो, ठीक है। अब पता चल जाएगा, ये अच्छी बात है। तो इसका क्या है आंसर, ये है ऑप्शन बी, उत्तराखंड, ठीक है। मींस नॉर्वे ने उत्तराखंड की मतलब हेल्प करने के लिए बोला है कि वो फंड करेगा इंडिया का हंगर प्रोजेक्ट एंड जो विमेन लीडर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए, अब ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री जो उत्तराखंड को हेल्प कर रही है इस चीज में, ठीक है।
तो वो है नॉर्वे। ठीक है, ठीक। अब उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग है। ठीक है, क्या है? पंचप्रयाग। ओके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में ही है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1936। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम क्या था? वो था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हु हैज टॉप्ड द फेयरवर्थ इंडिया रेटिंग 2023? आपके ऑप्शन है उबर, जोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बिग बास्केट। ओके, बिग बास्केट ने फेयरवर्क इंडिया रेटिंग 2023 में टॉप किया है। नेक्स्ट है हमारा वो एक फैक्ट था, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया कि बिग बास्केट को किसने बनाया है ब्ला ब्ला, क्योंकि उससे तो कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। बट हाँ, लिस्ट से आ जाते हैं कि इस लिस्ट में या फिर इस इंडेक्स में किसने टॉप किया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हु हैज एड्रेस्ड मिनिस्टीरियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट 76th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच के बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो, फिर उसके बाद बताओ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गैस करो, जरूरी नहीं है आपको पता ही होगा। अगर आपको पता होता तो करंट अफेयर का लेक्चर ही आप क्यों सुनते या फिर क्यों पढ़ते? है कि नहीं? नहीं पता है, इसीलिए तो इंसान पढ़ता है ना, ताकि उसको फिर करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हैं डॉक्टर भारती प्रवीण परवार जी। कौन? डॉक्टर भारती प्रवीण परवार जी। ठीक है, और ये क्या कौन सा सेशन है? 76 सेशन है किसका? WHO का। तो WHO क्या है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, ये है डॉक्टर टेड्रस अधनम। ठीक है, डॉक्टर टेड्रस अधनम। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए अब हम करंट अफेयर को फैक्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्ट है हमारा, रिसेंटली FATF हैज रिमूव्ड अल्बानिया फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज FATF? ठीक है, ठीक है, अल्बानिया को रिमूव किया है इसने अपने ग्रे लिस्ट से। सो व्हाट इज ग्रे लिस्ट? व्हाट इज FATF? ठीक है, चलिए मैं आपको ग्रे लिस्ट के बारे में पहले बता देती हूँ कि ग्रे लिस्ट मीन्स FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसने किसी कंट्री को प्रॉपर मॉनिटरिंग पे रखा है टू चेक अगेंस्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मीन्स कोई कोई कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि टेरर को फंड मतलब टेररिज्म को फंडिंग करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। ठीक है, और उन पे अगर कोई शक होता है या फिर कोई ऐसे क्लू मिलते रहते हैं तो FATF क्या है, उनको वो ग्रे लिस्ट में डाल देता है उन कंट्रीज को। ठीक है, और अभी रिसेंटली FATF ने अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, और FATF का मैंने आपको बताया ही कि इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर्स आर ऑलवेज आस्क्ड। फिर से बोल रही हूँ, हेडक्वार्टर्स आर ऑलवेज आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो अभी हमने देखा था WHO का जेनेवा में, FATF का है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। ओके, और अल्बानिया है, तो अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तो वो है तिराना। क्या है? तिराना। ओके, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है एली रामा। कौन? एली रामा।
और प्रेसिडेंट हैं बजराम बेगाज, बजरंग बेगाज, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के, अल्बानिया के। ओके, नेक्स्ट है SBI हैज रिसेंटली मेड क्रिकेटर MS धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो वो है MS धोनी। नेक्स्ट है हमारा यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल फॉर द ईयर 2023 अवॉर्डेड फॉर 4 स्पेशल ऑपरेशंस। ठीक है, ये जो मेडल है ये 4 स्पेशल ऑपरेशंस को दिया गया फॉर द ईयर 2023। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, तो इसको फर्स्ट टाइम दिया गया था इन द ईयर 2018। ठीक है, विथ ऑब्जेक्टिव टू रिकॉग्नाइज दोज ऑपरेशंस which have high degree of planning and high significance for security। ठीक है, मतलब कि वो इंस्टीट्यूशन जिनकी प्लानिंग और सिक्योरिटी बहुत ही हाई डिग्री की होती है और बहुत ही अच्छे से वो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, उनको ये मेडल दिया जाता है। ओके, और ये कब दिया जाता है, ये पर ईयर 31 अक्टूबर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर टू पार्टिसिपेट इन 2-day AI सेफ्टी समिट 2023 इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अच्छा, मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर मैंने लिखा है, तो ये कौन से मिनिस्टर हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इट मीन्स कि ही इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको कभी आ गया कि कौन से मिनिस्टर ने किया है, तो आपको ना ये वर्ड्स जो हैं इनको ब्रेक करके आंसर आना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मिनिस्टर कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होंगे। और इस टाइम कौन है वो, तो वो है राजीव चंद्रशेखर जी। ठीक है, नेक्स्ट है Shri Dharmendra Pradhan to embark on a 3-day visit to UAE to foster bilateral relations related to the education and skilling ecosystems of both countries। Means इंडिया एंड UAE के बीच में एजुकेशन एंड स्किलिंग इकोसिस्टम को और बढ़ाने के लिए और फोस्टर करने के लिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो 3-day विजिट पे गए हैं UAE। ठीक है, कहाँ पे गए हैं, UAE। और ये कौन है हमारे, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दोनों कौन है, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट है हमारा श्री राजनाथ सिंह हैज प्रेसाइडेड द रन फॉर यूनिटी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय Hindustan Aeronautics Limited in Lucknow, Uttar Pradesh। Run for Unity. See, unity is the term used here. That means it's celebrated on 31st October. ठीक है, to pay tribute to the birth anniversary of Iron Man of India, that is Sardar Vallabhbhai Patel जी। ओके, ठीक है, अब ये कहाँ पे रन फॉर यूनिटी जो है, ये श्री राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्रेसाइड किया है इस इवेंट को। कहाँ पे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, वो लखनऊ है। ठीक है, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से है न्यूज रिलेटेड, तो यहाँ के CM कौन है, तो यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और G20 का 4th कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट ने ही गिफ्ट डीड स्कीम लॉन्च करी है। क्या की है, गिफ्ट डीड स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, ताकि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि जो कन्या सुमंगला स्कीम है या फिर कन्या सुमंगला योजना है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है, पहले ये 15,000 था, उसको बढ़ा के यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है, 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सलीम उल हक
a Bangladeshi expert in the field of climate change passes away recently. ठीक, ओके। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इंसान पास हुआ है वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करता था, प्लस वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। तो प्रोफेसर सलीम उल हक जो हैं, प्रोफेसर हैं ये, क्लाइमेट चेंज जो है उस फील्ड में ये काम करते थे, वहाँ के ये एक्सपर्ट थे। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। देन Agartala Akhora International Rail Link Project will be inaugurated jointly by Prime Minister of India and Prime Minister of Bangladesh on November 1, 2023. Means आज, क्योंकि आज की डेट है November 1, ठीक है, आज जो है ये अगरतला अखौरा इंटरनेशनल रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है उसको इनोग्रेट किया जाएगा। और ये इनोग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश यानी कि शेख हसीना जी। ठीक है, ये दोनों मिलके इसको इनोग्रेट करेंगे। अगरतला ये इंडिया में है, अखौरा ये है बांग्लादेश में। ठीक है, और इंडिया जो है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज्यादा लंबा किसके साथ शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ये आप जरूर याद रखना। ओके, हु विल इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ऑन 3 नवंबर एट भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, द्रौपदी मुर्मू जी या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, अभी जो सेकेंड एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का, उसको इनॉग्रेट करेंगे। मतलब कि आज 3 नवंबर है, तो इसको इनॉग्रेट कौन करेगा, इसको इनॉग्रेट करेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नन अदर देन ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका एम क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया जा रहा है, इसको इनोग्रेट क्यों किया जा रहा है। तो इसका एम है पहला, टू स्ट्रेंथन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही विल डिसबर्स, मींस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में हो रही है, ही मींस नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, टू स्ट्रेंथन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल डिसबर्स सीड कैपिटल असिस्टेंस फॉर ओवर 1 लाख SHG मेंबर्स। ओके, सीड कैपिटल असिस्टेंस जो है वो कितने लोगों को प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्पर्स करेंगे, मोर देन 1 लाख SHG मेंबर्स को। ठीक है, टू शोकेस इंडिया एज फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड सेलिब्रेट 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जिसका आपको पता है कि इंडिया ने मतलब डिक्लेयर किया था कि वी विल सेलिब्रेट ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो उसको शोकेस करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है इसका मेगा फूड इवेंट रखा गया है। कहाँ पे, भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ओके, और प्लस इंडिया को शोकेस करना फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड से, ये आप जरूर याद रखना कि किस तौर पे इसको शोकेस करना है, एज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है, द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, Ministry of Chemicals and Fertilizers is organizing 2 days conclave with a theme, very very important. In this question theme is also given, so one question will arise from this also, what is the theme of this conclave, so you must be knowing about the theme also. So theme is integrating sustainability and business strategy for the chemical industry, addressing challenges and opportunities with, means डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर है, वो 2 दिन का कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये कॉन्क्लेव वो किसके साथ मिलके ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी ICC या फिर ऑप्शन डी IISc। ठीक है, इनमें से किसके साथ मिलके कॉन्क्लेव जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, थीम क्या है इस कॉन्क्लेव की, ये है वो थीम। ठीक है,
तो वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आईसीसी। आईसीसी मीन्स इंडियन केमिकल काउंसिल, इंडियन केमिकल काउंसिल, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस टाइम कौन है वो है भगवंत खूबा जी। कौन? भगवंत खूबा, ठीक है। ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। Who has organized the workshop on customized debt financing for commercial mining and MDOs recently in New Delhi? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्कशॉप हो कहाँ रही है, लोकेशन, ठीक है। क्योंकि जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें ये लोकेशन भी पूछी जाती है कि कहाँ पे हुई, सिटी पूछ ली जाती है, स्टेट पूछ लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, यूनियन टेरिटरी पूछी जाती है। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये वर्कशॉप हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और वर्कशॉप का नाम क्या है? कस्टमाइज्ड डेट फाइनेंसिंग फॉर कॉमर्शियल माइनिंग एंड एमडीओस। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है आईसीसी, आरईसी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, ये मतलब आरईसी जो है ये किसके अंडर है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। पार या फिर पावर, ठीक है, क्योंकि होता तो वैसे पार है डिक्शनरी में, लेकिन हम बोलते हैं पावर, ठीक है। और उसके अलावा मैं बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आरईसी कि ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है। क्या है? महारत्ना का स्टेटस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितनी भी महारत्ना कंपनीज है ना, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में महारत्ना के ही बारे में पूछा जाता है, या फिर एक दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि नवरत्ना के बारे में पूछ ली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं वो। अदरवाइज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल द महारत्ना कंपनीज लिस्टेड इन दिस लिस्ट। महारत्ना, ओके, उनमें से आरईसी एक है। आगे हम बढ़ते हैं। हु विल इनॉग्यूरेट थर्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स? आपके ऑप्शंस हैं आरईसी, ऑप्शन बी क्यूसीआई, ऑप्शन सी आईसीसी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलो, मैं 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और इफ आंसर इज रॉन्ग ऑल्सो देन ऑल्सो नीड नॉट टू वरी, बिकॉज यू आर गोइंग टू नो द करेक्ट आंसर। सी, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? आप देखो तो सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर देखो तो यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग की बात हो रही है। स्टैंडर्ड मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मीन्स क्यूसीआई। और ये जो इवेंट है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, 2 दिन का इवेंट है, ठीक है। ठीक है, लोकेशन आपको मैं बता दी कि न्यू दिल्ली, ठीक है। और कितने दिन का है ये इवेंट? 2 दिन का इवेंट है, ठीक है। इस इवेंट में QCI प्लस ARSO मीन्स अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन दोनों के बीच ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको QCI के बारे में बता देती हूँ कि व्हाट इज QCI। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? तो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मीन्स DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स QCI से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QCI, वेदर इट इज an autonomous body, statutory body or constitutional body, and under which department does this body fall? So it falls under DPIIT, which is under Ministry of Commerce and Industry, okay.
ये सारे जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस इन्हीं फैक्ट्स में से आते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेटेड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु jointly organized by लघु उद्योग भारती एंड IMS फाउंडेशन। आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, राजीव चंद्रशेखर जी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप बताओ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा करेक्ट आंसर। गेस तो करो, गेस करने में क्या जाता है यार, यहाँ पे थोड़ी नहीं आपके मार्क्स कट हो रहे हैं, है कि नहीं। गेस करो, क्योंकि जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना उतना ज्यादा आपको सारी चीजें जो है जल्दी याद हो जाएंगी, जल्दी समझ में आएंगी, है ना। चलो अब आंसर कमेंट करो। सी, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक तो ये क्वेश्चन पूरा ही है, प्लस दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी एक आंसर बन जाएगा कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। तो ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लघु उद्योग भारती एंड IMS फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये दोनों इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसको? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो को। कहाँ पे हो रहा है ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो? तो ये हो रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटका में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, वो उन्होंने इनॉग्रेट किया है ये शो बेंगलुरु में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी इस शो की? तो इसकी थीम थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, वेरी वेरी ग्लोबल थीम, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ओके, ये इसकी थीम थी। सी, थीम से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इसलिए जितने भी कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंस या जो भी चीजें होती है, मैं उन सारी चीजों की थीम भी आपको बताते हुए चलती हूँ। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज कंडक्टेड वन नेशन वन राशन कार्ड अवेयरनेस ड्राइव इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेयरनेस ड्राइव है किसकी? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कंडक्ट की है वन नेशन वन राशन कार्ड अवेयरनेस ड्राइव। कौन से स्टेट में की है? तो वो है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो वो है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये कंडक्ट किया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बता दूं कि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की ही पश्मीना क्राफ्ट को अभी रिसेंटली GI टैग मिला हुआ था। ओके, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, पहले ये एक स्टेट था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये लीगली एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस means DRDO is organizing 18 international workshop on high energy and spatial materials in association with means कि DRDO जो है वो किसके साथ मिलके 18th इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन हाई एनर्जी एंड स्पेशल मटेरियल्स जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, सी ये वन डे एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन डे एग्जामिनेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन से यूपीएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं। यूपीएससी में इससे रिलेटेड कोई और चीज वो पूछ सकता है, स्टैटिक। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी USA या फिर ऑप्शन डी UK। तो अभी जो DRDO है इसने ये जो है वर्कशॉप वो रशिया के साथ मिलके ऑर्गेनाइज की है। किसके साथ मिलके? रशिया के साथ। अब बात यहाँ पे रशिया की है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं रशिया। ठीक है, आप देखो ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा एक तरफ से बोलो तो वर्ल्ड मैप है ये, है ना। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है बाय एरिया? इट्स रशिया। ठीक है, अगर हम इंडिया से देखें कि इंडिया से कौन कौन सी बड़ी हैं कंट्रीज, तो पहले तो रशिया हो गई। ठीक है, देन चाइना भी बड़ी है, कनाडा, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो 6 कंट्रीज हैं ये एरिया वाइज इंडिया से बड़ी हैं, और इंडिया जो है वो 7th रैंक पे है इन द वर्ल्ड। ठीक है,
और बात है रशिया की, तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है, इसके अलावा आप देखो इतनी बड़ी कंट्री है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिस तरह इंडिया का क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये, प्लस ये है गुजरात, ये है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच अगर हम टाइम को देखें तो 2 आवर्स का गैप है। सपोज यहाँ पे अगर मॉर्निंग के सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब फिर 4, या फिर मान लो मैं इन जनरल बोले अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे सनराइज जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे गुजरात में ये 7 बजे के लगभग होगा सनराइज। अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे होगा, 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन है, और ये कहाँ से क्रॉस करता है? तो वो क्रॉस करता है यूपी के डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से, यहाँ से क्रॉस होता है। ठीक है, आप बुक में पढ़े होंगे इलाहाबाद, या फिर अब इसको हम बोलते हैं प्रयागराज, लेकिन अगर स्पेसिफिक मैं बताऊं तो वो है मिर्जापुर। ठीक है, अब तो मिर्जापुर हर कोई जानता है, जो सीरीज आ चुकी है कालीन भैया, है ना। चलो खैर ये अलग बातें हैं, हम रशिया पे आते हैं। तो रशिया जो है वो 11 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। कितने टाइम जोन्स में? 11 टाइम जोन्स में। ठीक है, और रशिया की कैपिटल क्या है? तो वो है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। इसमें सबसे पहला है, Sri Sarbanand Sonowal will launch the domestic sailing of the first international cruise liner Costa Serena on 3rd November in Mumbai. ठीक है, सी ये श्री सर्बानंद सोनोवाल ये कौन है हमारे? आप अच्छा गैस करके बताओ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत बार आपको बताया है कि ये कौन से मिनिस्टर हैं हमारे। क्योंकि जो भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं ना, एटलीस्ट उनकी फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या है? पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के ये मिनिस्टर हैं। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक, ये 3rd नवंबर को डोमेस्टिक सेल जो है उसको लॉन्च करेंगे, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी जहां पे भी फर्स्ट या लास्ट है या फिर इंडिया की रैंक है, मीन्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो है उसका क्या नाम है? तो वो है कोस्टा सेरेना। ठीक है, और इसको लॉन्च कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। कहां से करेंगे? मुंबई से। कब? 3rd नवंबर को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग इज ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप ऑन द थीम हार्नेसिंग डेटा फॉर डेवलपमेंट for accelerating progress on sustainable development goals in New Delhi. ठीक है, सी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नीति आयोग जो है वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसकी थीम है हार्नेसिंग डेटा फॉर डेवलपमेंट फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए जो डेवलपमेंट का डेटा है उसको हार्नेस करेगा। ये वर्कशॉप है, इसकी थीम है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस होल पॉइंट, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, इसको फॉर्म कब किया गया था? तो इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, ईयर और डेट दोनों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग की, कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को फॉर्म किया गया था। और इसका विजन क्या था इसको बनाने का? इसको बनाने का विजन था मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। क्या था? मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसके वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है? तो वो है सुमन बेरी जी। ठीक है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो इस टाइम है सुमन बेरी जी, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, सो इट्स नन ऑफ द अबव, इट्स एक्चुअली अ थिंक टैंक, मीन्स ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, ठीक है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, ठीक है। इसमें आप और भी इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेंबर्स और भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देन ईपीएफओ सेलिब्रेट्स 71st फाउंडेशन डे, ठीक है। ईपीएफओ को फॉर्म कब किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉर्म किया गया था 1952, कौन से ईयर में, 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ईपीएफओ, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इस टाइम इसके हेड कौन है ईपीएफओ के, तो वो है नीलम एस राव जी, कौन है, नीलम एस राव जी, ठीक है। And it manages provident funds in India and other being employees state insurance, ठीक है। और ये कब किया गया है, तो ये है 1 नवंबर को, कब, 1 नवंबर, ओके। देन बांग्लादेश एयरफोर्स पर्सनल विजिटेड दीमापुर नागालैंड टू कमेमोरेट देयर रेजिंग डे। इनका रेजिंग डे कब होता है, तो ये मैं बता दूं, इन्होंने ये सेलिब्रेट किया है 31 अक्टूबर को, ठीक है, बांग्लादेश एयरफोर्स 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए है, एक फैक्ट है कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो नागालैंड के जो दीमापुर है वहां पे विजिट की है अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। देखिए हमारे लिए अभी रिसेंटली क्या थी न्यूज, ये देखो, ये है अखौरा और ये है अगरतला, ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो अगरतला टू अखौरा जो है, अभी ये इंटरनेशनल रेल लिंक जो है, इसको इनॉग्रेट किया है, किसने इनॉग्रेट किया है, तो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज शेख हसीना जी, कौन, शेख हसीना जी। इन दोनों ने मिलके ये जो इंटरनेशनल रेल लिंक है इसको इनॉग्रेट किया है, ये नाम आप जरूर याद रखो, अखौरा टू अगरतला या फिर अगरतला टू अखौरा, ठीक है। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं, इनके भी नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो है संप्रीति, संप्रीति जो है ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की जाती है, और दूसरी है बोंगो सागर, कौन सी है, बोंगो सागर, ठीक है। और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, ओके। उसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि आप देख रहे होगे पूरा बांग्लादेश है ना, ये देखो, ये पूरा है बांग्लादेश। इस मतलब इंडिया जो है अपना जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है ना वो बांग्लादेश से शेयर करता है, किससे, बांग्लादेश से अपना लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना से नहीं करता है, पाकिस्तान से नहीं करता है, नेपाल से नहीं करता है, किससे करता है, ये करता है बांग्लादेश से, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि आप देखो कि ये कैसे कैसे टच कर रहा है इंडिया को, या फिर इंडिया इसको कैसे कैसे हर एक कोने से, छोटा सा ही बस दिखता है हमें, लेकिन ये बहुत टच करता है, ठीक है। इसलिए चल, तो ये रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी कौन सी रेल लिंक, मतलब इंटरनेशनल रेल लिंक स्टार्ट हुई है, वो है अखौरा अगरतला, ठीक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ की जो एक्सरसाइजेज है इंडिया और बांग्लादेश की वो कौन सी हैं, कौन सी कंडक्ट की जाती है, वो है संप्रीति और बोंगो सागर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब पता चल गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको बांग्लादेश में जब वो एंटर करती है तो उसको जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका हैव रीलॉन्च्ड नेगोशिएशंस ऑफ द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका का ये
12th राउंड नेगोशिएशन है ETCA पे। किस पे? ETCA पे ये 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशन है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो में। ठीक है, अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन से एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं? तो वो है पहली तो स्लीनेक्स, ठीक है, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ओके, इसके अलावा मित्र शक्ति। कौन सी? मित्र शक्ति। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रानिल विक्रमसिंघे जी, और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने जी। तो यहाँ की कैपिटल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की 2 है कैपिटल। ठीक है, अच्छा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके टोटल 3 कैपिटल्स हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि विच कंट्री इज हैविंग 3 कैपिटल्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी श्रीलंका की हम देखते हैं तो इसकी 2 कैपिटल है, एक तो है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, और दूसरी है कोलंबो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन सी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। ठीक है, देन नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड टू प्रमोट अफोर्डेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट इंडक्शन कुकर्स। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये किसका प्रोग्राम है? नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का। किसका? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का, जो कि एक PSU है। ठीक है, ये उसका प्रोग्राम है, और ये PSU कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये है PSU, जिसने ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया या फिर बनाया। और आपको पता होना चाहिए कि हु इज आवर मिनिस्टर ऑफ पावर? तो वो है RK सिंह जी। कौन है? RK सिंह जी। सी, जब भी आप मिनिस्टर के नेम के साथ उस मिनिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी और याद रहेंगी वो हमेशा के लिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी मैंने बताया कि ये इस मिनिस्ट्री के अंडर है, और इस मिनिस्ट्री के कौन है मिनिस्टर? तो वो है RK सिंह जी। ठीक है, ऐसे नाम पढ़ते हुए चलोगे तो याद भी हो जाएगा कि कौन सा मिनिस्टर है किस मिनिस्ट्री का। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह addresses the Antyodaya Mahasammelan organized on the occasion of completion of 9 years of the government of Haryana as the chief guest in Karnal. ठीक है, सी, हरियाणा का अभी जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने 9 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है वो मतलब चलाया गया था, अंत्योदय महासम्मेलन। ठीक है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसके चीफ गेस्ट थे हमारे होम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष आहार प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय आयुष स्टार्टअप्स विल बी शोकेस्ड एट वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से लिंक्ड है ये, कि वहां पे जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो रहा है वहां पे आयुष आहार जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि आयुष स्टार्टअप्स ने डेवलप किया है उनका भी शोकेस किया जाएगा, मतलब उनको भी दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी लोग आएंगे, जो विजिटर्स होंगे, वो ये आयुष आहार जो प्रोडक्ट्स है उनको भी देखेंगे। हु हैज इनॉग्रेटेड टुडे इनटू US MITI नेशनल साइंस फाउंडेशन वर्कशॉप फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन। सी, MITI ये हो गया इंडिया का। ठीक है, MITI मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया का है, और नेशनल साइंस फाउंडेशन या फिर NSF। ठीक है, क्या? NSF ये कहाँ का है? ये है US का। तो इन दोनों ने मिलके कोलैबोरेट किया है रिसर्च में काम करने के लिए। ठीक है, और उसी के लिए एक वर्कशॉप रखी गई है, जिसको किसने इनॉग्रेट किया है? ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजीव चंद्रशेखर जी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल जी, ऑप्शन सी S कृष्णन जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी S कृष्णन जी। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है इमेज। यहाँ पे देखिए किस बारे में ये लोग कोलैबोरेट करके रिसर्च करेंगे।
तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक तो है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बेसिस यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उस पे ये लोग रिसर्च करेंगे ताकि इसको और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ठीक है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी तो हर जगह जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चीज़ें रिलेटेड आती हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता ही होता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये लोग रिसर्च करेंगे, तो इसका हम थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। MITI and NSF, means India and US, have signed an implementation agreement on research collaboration in May 2023. Means इन दोनों ने एक रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन जो है सॉरी मतलब इन दोनों ने एक इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट जो है उसको रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए पहले ही साइन कर लिया था मई 2023 में, जो कि स्पेसिफिकली मीन्स पर्टिकुलरली फोकस करता है किस पे, डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, मीन्स दोनों कंट्रीज को फायदा हो उन एरियाज पे ये फोकस करता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये इंडिया है, ये यूएस है, तो दोनों कंट्रीज को फायदा हो, दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो मीटअप हो सके, उस पे ये फोकस करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज मेट एच ए सुल्तान अहमद बिन सुलाइम, ग्रुप चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ डीपी वर्ल्ड इन दुबई and witnessed signing of an agreement between NSTC International and V1, a subsidiary of DP World. चलिए पहले तो मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड देती हूँ, ठीक है, ताकि आप पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लेंदी है ना। तो पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर हम ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर जी, ऑप्शन सी है आर के सिंह जी, या फिर ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान जी। तो दोस्तों जिस तरह से आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज देख के ही आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। ये कौन है, तो ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सी कभी कभी लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी के साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन भी मायने रखता है, तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि ये अग्रीमेंट का एम क्या है, तो इसका एम है टू अप स्किल एंड असिस्ट इन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन यूथ, यानी कि जो इंडियन यूथ हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इंडिया से मतलब बाहर रहते हैं, ठीक है, उनकी स्किलिंग बढ़ाना, उनको अपग्रेड करना उनके स्किल को, और उनको असिस्ट करना फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसका एम है इस एग्रीमेंट का। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनाउंस किया है कि सीबीएसई इंडिया टू ओपन अ रीजनल ऑफिस इन दुबई। देखिए ये हमारे लिए एक अलग ही फैक्ट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑफ दुबई में रीजनल ऑफिस कौन खोलेगा, तो वो है सीबीएसई इंडिया, या फिर सीबीएसई इंडिया जो है वो अपना रीजनल ऑफिस कहाँ खोल रहा है, तो वो होगा दुबई में। अच्छा इसका अनाउंसमेंट अभी हुआ है, अभी खुला नहीं है, ना कोई डेट फाइनल की गई है कि होना ही है, ये अभी अनाउंस किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ये आप जरूर याद रखिएगा कि अनाउंसमेंट है, ठीक है, पक्का नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज ज्वाइंड सर्ट इन कनेक्शन विद द प्रो। देखिए अभी क्या है कि अभी ना ऐसे मतलब प्रोब किया जा रहा है, किस बात में प्रोब, मतलब कि जांच चल रही है किस बारे में, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका जो डेटा है, ठीक है, उसको लीक किया गया है। अब वो पॉलिटिकल लीडर्स कौन है जिनका डेटा लीक किया गया है,
तो वो लोग ना आईफोन यूजर्स हैं, मतलब जो लोग आईफोन को यूज करते हैं, एप्पल का मतलब, ठीक है, उनका डेटा लीक हुआ है। तो इसका ऑप्शन अब बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन बी मीन्स एप्पल। ठीक है, तो एप्पल, क्योंकि नाम तो इसमें आईफोन का आ रहा है कि जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके फोन से डेटा जो है वो लीक किया गया है, ये एक साइबर क्राइम हो गया है ना। तो इस बारे में एप्पल ने बोला है कि हम भी इस प्रोब में शामिल होंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे सर्ट-इन को, ताकि पता चल सके कि क्राइम हुआ कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं सर्ट इन की कि व्हाट इज सर्ट इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फुल फॉर्म ऑफ सर्ट इन। इट्स फुल फॉर्म इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। IN is for India. Okay, it is a national agency responsible for cyber security in India. ठीक है, तो मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए जो नेशनल एजेंसी वो कौन है, वो है सर्टेन। देन ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, कौन से सेक्शन के थ्रू किया गया था, ये भी पढ़ लेते हैं। इट वॉज established under the provisions of Section 70B of the Information Technology Act 2000 to collect, analyze, and disseminate information regarding cyber security incidents in India. Means पहले तो ये कि सेक्शन 70B, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि सेक्शन 70B किससे डील करता है, तो ये डील करता है सर्ट इन से। ठीक है, किससे डील करता है, सर्ट इन से। अगर ये आ गया कि साइबर से डील करता है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये करता क्या है, ये क्या करता है कि जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं ना साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें हैं, ये उनके डेटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है, फिर उनके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज प्लस सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, मतलब इससे अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि ये क्राइम को रोकता भी है, ठीक है, क्राइम को प्रिवेंट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है साइबर क्राइम से, ठीक है, और रिस्पॉन्स सर्विसेज प्लस सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये इसकी सर्विसेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए ये जो है ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, अब मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम देखो, काफी अपग्रेड कर चुके हैं वो लोग अपने लेवल को। अब वो डायरेक्ट जो है करंट अफेयर्स डायरेक्ट नहीं देते हैं, वो हमेशा जो है वो स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट टाइम वाला ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन हो गया आपका कि एप्पल हैज ज्वाइंड सर्टेन इन कनेक्शन विद द प्रोब। दूसरा का ऑप्शन आ गया कि इट इज अ नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, फिर ऑप्शन सी सपोज हो गया बोथ ए एंड बी करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, जो कि बोलता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो आपको करंट डेटा प्लस स्टैटिक सब पता होना चाहिए, जो कि आप डेली करंट अफेयर्स अगर आप मेरा देखेंगे तो आपको पता चलते जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस रितु बारी हैज बीन रिकमेंडेड। सी, अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ पे रिकमेंडेशन है इनके नाम का, ये जरूर याद रखिए, ये अभी रिकमेंडेड है, अपॉइंटेड नहीं है। ओके, so Justice Ritu Bahri has been recommended to become the CJ of which High Court? CJ means Chief Justice. आपके ऑप्शन है उत्तराखंड हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो रिसेंटली क्या है कि अभी ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर चीफ जस्टिस नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, एक्टिंग, कहाँ की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। ठीक है, कहाँ की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है। और एक 3 मेंबर पैनल बना है जिसके हेड हैं CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम है DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया है इनका नाम कि इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट का CJ बनाया जाए।
ठीक है। और अगर ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की सीजे बना दी जाती है, यानी कि चीफ जस्टिस बना दी जाती हैं, तो ये इंडिया में करेंटली दूसरे नंबर की महिला होंगी या विमेन होंगी जो कि इस पोस्ट पे बैठेंगी। इसके पहले अगर हम देखें तो करेंटली क्या है, जो गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं वो एक वुमन है, उनका नाम क्या है, जस्टिस सुनीता अग्रवाल। ये ऑलरेडी सीजे हैं, कहाँ की, गुजरात हाई कोर्ट की। ठीक है। और ये अगर रिकमेंडेशन मान लिया जाता है तो रितु बारी जो है वो सेकंड वुमन बन जाएंगी। ठीक है, जो कि इस पोस्ट को होल्ड करेंगी, और ये कहाँ पे करेंगी, उत्तराखंड हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया सनराइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज अट्रैक्टेड हाउ मच एफडीआई इन द लास्ट 9 years? और आपके ऑप्शन है 50,000, 60,000, 40,000, 70,000। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 50,000। मीन्स इंडिया की जो सनराइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, उसमें कितना एफडीआई आया है, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना आया है, तो वो है 50,000 करोड़ का। ठीक है, सी ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी कहीं इंटरव्यू दे रहे होगे किसी एग्जाम में, तो आपको क्या पता है क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, डेटा ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देन this city has been ranked fourth in Knight Frank's Prime Global Cities Index for September 2023. आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। तो अभी रिसेंटली नाइट फ्रैंक्स की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, सी ये जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इंडेक्स हो गया या फिर हम बोलें रिपोर्ट हो गई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से इंडेक्स कौन पब्लिश करता है या फिर कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो जिस तरह ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है, तो ये करता है नाइट फ्रैंक। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी सिटी को चौथा स्थान मिला या फोर्थ रैंक मिली है इसकी रैंकिंग में, तो वो है मुंबई। मीन्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मुंबई। ठीक है, फोर्थ रैंक किसको मिली है, तो वो है इंडिया की सिटी मुंबई। ओके, और अगर फर्स्ट रैंक पूछें कि इसमें फर्स्ट रैंक होल्डर कौन है, तो वो है मनीला। कौन है, मनीला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। How much interest will be paid by EPFO for fiscal year 23? आपके ऑप्शंस हैं 8%, 8.15%, 8.20% या फिर 9%। सी ये जो है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, हम हर एक चीज़ को कवर करते हैं, हर एक एरिया को कवर करते हैं। तो ये जो EPFO है ना, ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका स्टैटिक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अभी पढ़ाऊंगी। इसको मैंने कल भी पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, इसको मैंने कल भी पढ़ाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें कितना इंटरेस्ट जो है बोला है फिजिकल ईयर 2023 के लिए पे करेगा, तो ये है ऑप्शन बी 8.15%। ठीक है, चलिए ये तो हमारा फैक्ट हो गया, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है EPFO कि ये है क्या, व्हाट इज द स्टैटिक पार्ट अबाउट EPFO मीन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। तो पहले इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1952, इसीलिए अभी हमने कल ही पढ़ा है कि इसने रिसेंटली 71st फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया है। ठीक है, कौन सा, 71st फाउंडेशन डे, ठीक है, इन द ईयर 2023। ओके, इसको कब बनाया गया था, तो है ईयर 1952। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इट्स हेड इज नीलम एस राव। कौन, नीलम एस राव। एंड व्हाट इज इट्स रोल, सो इट मैनेजेस प्रोविडेंट फंड्स इन इंडिया एंड अदर बीइंग एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, ये है इसका रोल जो कि प्ले करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है EPFO। ठीक है, EPFO का UPSC अलग एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब आपको पता चल गया। और अगर आपकी एज है तो आप वो फॉर्म भी भर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा
Which cricketer has become India's leading wicket taker in World Cup? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोहम्मद सिराज, ऑप्शन बी मोहम्मद शामी, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा या फिर ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी जो है ये इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं वर्ल्ड कप के, जो इस बार खेला जा रहा है। चलिए अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, गोवा हाई कोर्ट ऑर्डर्स टाइगर रिजर्व इन महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है इसमें, ये महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, वेयर इज इट लोकेटेड? सो इट्स लोकेटेड इन गोवा एंड रिसेंटली गोवा हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू हैव टाइगर रिजर्व। ठीक है, so there are how many total tiger reserves in India? So there are total 54 tiger reserves in India। ठीक है, और मैंने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के भी बारे में अच्छे से कवर किया है। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो न्यू है टाइगर रिजर्व जो ऐड हुआ है, या फिर हम बोले 54th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कौन है? तो वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये है 54th। ओके, चलिए ये तो अभी हमने जान लिया टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में लोकेटेड है, ये लोकेशन हमने देखी। एंड अब गोवा के बारे में जान लेते हैं कि गोवा के सीएम कौन है। तो ये हैं प्रमोद सावंत जी। कौन? प्रमोद सावंत जी यहाँ के पीएम है, सीएम है, सॉरी, प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो गोवा से रिलेटेड है, ठीक है, करेंटली जो न्यूज में रहा है अब वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले तो गोवा जो है इकलौता ऐसा स्टेट है जिसका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मीन्स जहाँ पे इंडिया में बात की जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया वी हैव टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी, वहीं पे गोवा में यूसीसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, उसके अलावा एक फैक्ट और गोवा के बारे में कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, smallest state of India. Then it is the first state which is rabies free। ठीक है, देन और बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ठीक है, कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसका जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईवीएफ का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को। ठीक है, उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल जो है, फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, ये भी गोवा में ही सेलिब्रेट किया गया है। देन द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज, which village of Goa? Mayam village of Goa. It is released by Chief Minister of Goa। ठीक है, so these are all important points and all related to recent news related to Goa। okay, अब हम आगे बढ़ते हैं। India born author Nandini Das has won British Academy Book Prize 2023 for her book Quoting India, England, Mughal India and the Origins of Empire। ठीक है, very very important। Who is the winner of British Academy Book Prize 2023? So it's Nandini Das, who is an India born author। ठीक है, she is not Indian but she is India born। okay, नंदिनी दास। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो है वो जीता है, और इनकी कौन सी वो बुक है जिसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है? तो वो है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, सपोज अगर आपको ये पूरा नाम नहीं याद हो पा रहा है बट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कोटिंग इंडिया, ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये हेडिंग है समझो तो बुक की, कोटिंग इंडिया। ओके, और बाकी ये सब हेडिंग है, तो आपको हेडिंग तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए बुक की, है ना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। दीपेश नंदा हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, सी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, और जो ऐसे वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दीपेश नंदा जो है वो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के CEO एंड MD के तौर पे अपॉइंट कर लिए गए हैं। उसके अलावा साइमा वाजेद हैज़ बीन इलेक्टेड एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साइमा वाजेद ये कौन है? ये है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये है बांग्लादेश की। ठीक है, कहाँ की है ये? बांग्लादेश की। और ये किसकी डॉटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डॉटर है बांग्लादेश की PM की, मीन्स शेख हसीना जी की ये डॉटर हैं। ठीक है, और इनको इलेक्ट किया गया है एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, साइमा वाजेद। ठीक है,